वो उनकी जाली बीमारियों से रिलीफ हासिल किया गया। हमारे साहबका नवाज शरीफ साहब जो हमारे वजीर आजम रहे हैं, और जरदारी साहब और शाहरुख चतुई केस इसकी बड़ी मिसालें हैं। तो मैं पूछना चाहूँगी ऐसा कब तक होता रहेगा, और इस तमाम सूरत हाल को हुकूमती सतह पर अमली अंदाज में किस तरह से ठीक करने की कोशिश जो है वो की जा रही है? जी जी, शुक्रिया जी। देखिए, इसमें कई चीज़ें हैं। एक तो ये कि हमारा जो सारा मुल्क के अंदर एक हम एक्सेप्ट कर बैठे हैं कि ताकतवर जो है ना वो प्रिविलेज्ड है, उसके लिए वो चोरी भी करे, डाके मारे, जो भी करे, उसके लिए कोई ख़ास पोजीशन है। वो जेल में भी जाएगा तो वीआईपी सेल्स है उसके लिए। उसके वो जब जाएगा अदालत के अंदर तो अपने पूरे चमचे लेके जाएगा, वो फूल फेंकेंगे उसके ऊपर। मैं आपको फिर से ये कहता हूँ कि मैं इसलिए तो मैंने अपनी पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ रखा था। ये एक चीज़ है, अगर हम एक चीज़ ठीक कर दें, मुझे कोई कहना कि एक चीज़ आप ठीक करें तो मुल्क ठीक हो जाएगा, कानून की बालादस्ती। जिस दिन हम ताकतवर को ये प्रिविलेज, और मैं अकेला नहीं हूं ना, बदकिस्मती ये है, मैं तो कोशिश करूं, अदालतें आज़ाद हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है, हमारे जो इदारे हैं उनके ऊपर हम पूरी कोशिश करें। मसलन नैब है, अब नैब आज़ाद है, लेकिन मैं अब पूरी कोशिश कर रहा हूं कि नैब के अंदर वाइट कॉलर क्राइम की एक्सपर्टीज आए। हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है। ये जो डाकू हैं बड़े बड़े, इन्होंने चोरी इतने पैसे किए हुए हैं, ये बड़े बड़े वकीलों को पैसे दे देते हैं। वहाँ हमारा सरकारी वकील होता है, उसके पास पैसे बड़े का, उसको हम कम पैसे पे लेते हैं। वो सरकारी वकील जो बड़ा पैसा होता है वो डेट्स पे डेट्स लिए जा रहा है। अभी आप इनकी देखें तो सही कि ये जो बड़े हमारे ये रॉयल फैमिली बनी हुई है कि कानून के ऊपर है, इसका एतजाज़ हसन ने बड़ी अच्छी बात की थी, द शरीफ डॉक्ट्रिन, कि इनके लिए कानून ही कोई लेता है। ये हमेशा ही बच जाते हैं, या ये जजेस को इनकी माजी, मैं अब ये नहीं बात कर रहा, माजी के अंदर या ये जजेस को पैसा खिलाते हैं और या फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं, जो माफिया है, जिसको जस्टिस खोसा ने कहा था सिसिलियन माफिया। तो इन्होंने अपने लिए और ताकत, क्योंकि इनके लिए एक्सेप्शन है, बाकी भी ये कर लेते हैं। तो ये जहाद है। ये मैं आपको फिर से कहूँ, ये अल्लाह का काम है। इब्न खालदून कहता है कि अल्लाह ने इंसान को ज़मीन पे भेजा ही एक वजह से है कि मेरी ज़मीन पे इंसाफ कायम करो। तो ये हम सब ने मिल के लड़ना है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी तो जहाद है ये। मैं तो सुबह उठता हूँ और कोशिश होती है कि ये मैं हर रोज़ अपने मुल्क के लिए किसी तरह जो अपना कमज़ोर तबका है इसको हम इसके साथ खड़े हों। और मैं ये जो आपने केसेस भी बताया है, इनके अंदर मैं पर्सनल इंटरेस्ट लेता हूँ। मैं खुद आईजी से बात करता हूँ, लेकिन असल में अदलिया के अंदर भी चेंजेस है, और उसमें मैं आपको कहूँ इसी हफ्ते इंशाल्लाह हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पहली दफ़ा पाकिस्तान के 74 सालों में उसके अंदर हम इस्लाहत लेके आ रहे हैं। और दूसरा भी हम काम करने लगे हैं। मैं आपको ज़रा एक मिसाल देता हूँ कि यहाँ कैसे ताकतवर, सिर्फ ये पॉलिटिशियंस ही नहीं, यहाँ कार्टेल्स बने हुए हैं, माफियाज बने हुए हैं, जो कि सारे मिल के इकट्ठे हो जाते हैं, कार्टेल्स मतलब मोनोपोली बना के, तो वो चीज़ों की कीमतें ऊपर करते हैं और आवाम के ऊपर महंगाई कायम कर देते हैं और बड़ा पैसा बनाते हैं। अब इसके ऊपर मैंने सारे जो रेगुलेटर्स, ये मैं आपको ज़रा समझा रहा हूँ कि सिस्टम, रेगुलेटर क्या होता है। रेगुलेटर वो होता है जिसका काम अवाम के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होता है। इन बड़े बड़ी कार्टेल से, ये जो बड़े बड़ी मोनोपोलीज हैं, ये जो इकट्ठे होकर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके और कीमतें ऊपर कर देते हैं। तो मैंने रेगुलेटर्स को बुलाया, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे ये बताओ कि क्या वजह है कि तुम नहीं कर सकते कंट्रोल। अब ज़रा मैं आपको ये बताता हूँ कि रेगुलेटर्स ने मुझे बताया क्या है। उन्होंने ये बताया, 8 रेगुलेटर्स को मैंने बुलाया अपने पास, और उन्होंने मुझे ये बताया कि इस मुल्क के अंदर जब से वो कोशिश कर रहे हैं, वहां ये जो बड़े बड़े कार्टेल्स हैं, ये जाके अदालत से स्टे ऑर्डर ले लेते हैं। 808 रेगुलेटर्स ने बताया कि 800 स्टे ऑर्डर्स हैं। और स्टे ऑर्डर्स किस चीज पे हैं? जो कि पैसा अनाउंस कर दिया है कि इन मसन चीनी का माफिया है या जो भी बड़े बड़े माफिया हैं उसके, या मिसाल दे रहा हूं कि आटे का या उसका सीमेंट का, उन्होंने कहा इन माफियाज ने जाके स्टे ऑर्डर ले लिए, और स्टे ऑर्डर में कितने पैसे फंसे हुए हैं? 250 अरब रुपया।
बैठे हुए वो स्टे ऑर्डर लेके, वो जो रेगुलेटर है वो कोई काम ही नहीं कर सकता, और वो आराम से वो पैसे बनाते जा रहे हैं। और 250 अरब रुपया, सोचे मुझे, मेरे पास अगर 250 अरब रुपया आ जाए तो मैं तो सीधा एहसान राशन पर डाल दूं और लोगों की जिंदगी आसान करूं। दूसरी चीज, एक और चीज जरा सुने, एफबीआर के साथ, एफबीआर के पास इस वक्त आप हैरान होंगे, 2500 अरब रुपए की अदालत में केसेस फंसे हुए हैं। 2500 अरब रुपया एफबीआर पे। अब हो सकता है इसके अंदर, एफबीआर के अंदर भी लोग बैठे हों जिन्होंने खुद ही मदद कर रहे हैं, उनको पैसा चला और उसकी वजह से वो केसेस कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं। अब ये फंसे किधर हुए हैं? कमिश्नर अपील्स पे फंसे हुए हैं, एप्लाइड ट्राइब्यूनल्स में फंसे हुए हैं, हायर कोर्ट्स में कोई 30% हायर कोर्ट्स में फंसे हुए हैं, 19,000 कस्टम्स के केसेस हैं जिसमें 270 अरब रुपया फंसा हुआ है। अब देखें, ये सारा है, अगर आप, हमारा इंसाफ का निज़ाम फंक्शन कर रहा हो, अब सोचे मेरे पास ये पैसा आ जाए, 2,500 अरब तो सिर्फ टैक्स के एफबीआर के पास फंसा हुआ है, सिर्फ 8 रेगुलेटर्स का 250 अरब रुपया फंसा हुआ है, और ये सिर्फ क्योंकि ताकतवर के पास वकील तकड़े हैं, वो चलने नहीं देते। कमजोर नहीं करता कुछ। देखें, कमजोर की चोरी से कभी मुल्क नहीं तबाह होता, ताकतवर की चोरी से तबाह होता है, और ये आपके सामने है। तो हम अब कोशिश कर रहे हैं, इसमें भी हम अदालतों के पास जा रहे हैं कि इसको करें, ये इजाजत ना दें कि रेगुलेटर, अच्छा रेगुलेटर का स्टे ऑर्डर कैसे आ जाता है? रेगुलेटर तो, अच्छा वो चेक करने जाते हैं कहीं, उधर स्टे ऑर्डर आ जाता है। तो इसके ऊपर हम अदालतों से आ रहे हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भी ठीक कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मैं आपको खुशखबरी दूंगा ये चंद महीनों के अंदर। जी, अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम इमरान है और मेरा ताल्लुक डेनमार्क से है। जी मैं अपने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से बात करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो आपको ताज तहसीन पेश करता हूँ कि आप हमेशा ओवरसीज़ के बारे में फिक्रमंद रहते हैं, उनकी वैल्यू को समझते हुए उनको तमाम तरह सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। तो आप ही की वजह से पहली दफ़ा हमें शनाख्त मिली है। तो सर, इसका जो सबसे बड़ा मसला डेनमार्क में है वो PIA जबकि दोबारा अपना फ्लाइट ऑपरेशन शुरू कर रही है, उसमें डेनमार्क को नजरअंदाज कर दिया गया, और उसकी वजह ये बता दी गई है कि यहाँ पर सेल बहुत कम हो गई है। सर, ये नहीं बताया कि सेल क्यों कम हुई है। उनके जो पीपल्स पार्टी के दौर में यहाँ पे GS बिठाए गए थे, तैनात किए गए थे, उन्होंने यहाँ पे करप्शन की है। उन्होंने इस्लामाबाद में अपने बड़े प्लाजे सर बना लिए, लेकिन अपनी कौमी एयरलाइन का, अपने मुल्क का उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा। उन्हीं की वजह से यहाँ पे अभी PIA बंद हो रही है। तो एक वक्त था 100 मिलियन की सेल थी डेनमार्क, लेकिन जब से ये ठेका दिया गया है PIA का, उस वक्त से सेल बिल्कुल कम हो गई है। सर, आप यहाँ पे PIA के अपने बंदे लगवाएं, 1 महीने से आप फर्क देख लीजिएगा PIA किस तरह तरक्की करती है। मैं इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करूंगा, और जो MDPI हैं उनसे मैं फौरी तौर पे पूछूंगा डेनमार्क का ये सिचुएशन क्या है, इसके ऊपर मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा। जी, अगले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं ये एक मिनट मैं सिर्फ आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं, मेरा फिर से मैं रिपीट करता हूँ, सिटीजन पोर्टल है जिसके ऊपर आप कोई भी चीज़, कोई आपको मसले मसाइल हो, कई दफ़ा ज़्यादातर मैंने देखा है लोगों के पास ये कब्जे किए होते हैं उनकी ज़मीनों पे, ये ताकतवर के। प्लीज़ इस पोर्टल के ऊपर मुझे इंफॉर्मेशन दें, और उसके बाद आपको अगर किसी भी अगर रिस्पॉन्स नहीं मिला, फिर से सेकंड टाइम दें, और मैं खुद वो देखूंगा पोर्टल, और मैं खुद उसके ऊपर एक्शन लूंगा। जी, अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं सरदार पूरब शहजाद, जनरल सेक्रेटरी तहसील लोरा से बोल रहा हूँ। जी, बात कीजिए वज़ीर आज़म से। सर जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि बल्दियाती इंतखाब में हम बुरी तरीके से आ रहे हैं। हेलो। जी सुन रहा हूँ। मैं ये कह रहा था कि बल्दियाती इंतखाब हम बुरे तरीके से आ रहे हैं, इस वजह से कि टिकट सिस्टम की जो तकसीम है वो ठीक तरीके से नहीं हो सकी। टिकट अपने रिश्तेदारों और पैसे वालों लोगों को दिया गया है, पार्टी वर्करों को नजरअंदाज किया गया। इसका असर जनरल इलेक्शन में भी पड़ेगा। हेलो। जी इसका असर जनरल इलेक्शन में भी पड़ेगा। आगे आपकी इसकी क्या पॉलिसी है? इसकी बड़ी सीधी पॉलिसी है कि मैंने अब अपने हाथ में ले लिया है। अब ये जो बड़े टिकट्स होंगे तहसील नाज़िम के या डिस्ट्रिक्ट नाज़िम के, ये मैं जब तक उनको खुद नहीं देखूंगा तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा।
किसी ने अपने रिश्तेदार को अगर कहा कि मेरे रिश्तेदार को टिकट मिले, तो वो एक स्पेशल कमेटी बनेगी मेरे नीचे, जो पहले देखेगी कि क्या रिश्तेदार में अहलियत है या नहीं है, यानी मेरिट के ऊपर हम देखेंगे। और अब इस तरह जो आप बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, टिकट्स गलत दिए गए और वो बदकिस्मती से, क्योंकि बड़ा जल्दी इलेक्शन करवाया गया, मुझे टाइम नहीं मिला और हमें रिजल्ट अच्छा नहीं आया। हालांकि हमारा वोट बैंक इंटैक्ट है, आप अगर देखें वोट कितनी पड़ी है, लेकिन क्योंकि टिकट्स नहीं दिए और हमारे अपने लोग खड़े हो गए उनके खिलाफ, तो तहरीक इंसाफ से लड़ पड़ी, जिसकी वजह से नुकसान हुआ। ये आगे नहीं होगा जी। एक सोशल मीडिया पे किसी ने कहा कि इंपोर्टेड मोबाइल फोन्स जो हैं इन पर टैक्स जो है इस बहुत ज़्यादा टैक्स है। क्या पाकिस्तान में आईटी और डिजिटल ग्रोथ को ये चीज़ रोकेगी नहीं? देखें, दो चीज़ें मैं आपको सिर्फ कहूँ। एक, सबसे पहले कि जब तक हम अपने मुल्क में चीज़ें नहीं बनाएंगे, हम इंपोर्ट करते रहेंगे, हमें मसला आता रहेगा कि डॉलर्स की कमी होती जाएगी, उसके बाद रुपए पे प्रेशर पड़ेगा, रुपया गिरेगा तो महंगाई हो जाएगी। इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि मेड इन पाकिस्तान में चीज़ें बने। अब देखें, ये जो मैंने कपड़े पहने हुए ये सारे मेड इन पाकिस्तान हैं, मैं कोई बाहर के कपड़े नहीं पहनता। और मेरी कोशिश ये है कि हम हर चीज़ अपने मुल्क में बनाएं। सब कुछ बन सकता है पाकिस्तान में। हमें एक ट्रेडिंग मुल्क बना दिया गया था, सारी चीज़ें जो भी हो जी बाहर से इंपोर्ट कर लो, अपनी इंडस्ट्री को डेवलप ना होने दो। तो हम चाहते हैं यहाँ मोबाइल फ़ोन बने। हम इतना ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं बाहर से मोबाइल इंपोर्ट करने से, और जब हम ये ड्यूटीज़ हाई करेंगे तो यहाँ मोबाइल कंपनीज इंटरेस्टेड है पाकिस्तान में। मसलन सैमसंग मेरे ख्याल में आ गई है, उन्होंने पाकिस्तान में मोबाइल बनाने शुरू कर दिए। तो एक तो हमारा सबसे ज़्यादा जोर होना चाहिए कि पाकिस्तान में चीज़ें बने। दूसरी चीज़, मैं एक लोग कहते हैं जी कि ये अभी IMF के पैकेज में इन्होंने कुछ टैक्सेस एक्स्ट्रा लगा दिए 300 अरब रुपए के कुछ। देखें, ये भी आपके लिए समझने की चीज़ है। हमारी पूरी ये IMF का बजट नहीं है, इसमें हमारी कोशिश क्या है? हमारी कोशिश ये है कि इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट किया जाए। पहले हम जब एग्जेम्पशंस देते थे, और जब हम एग्जेम्पशन देते हैं कि जी इंडस्ट्री ज़्यादा तेज़ आगे बढ़े, तो उसको हम एग्जेम्पशन देते हैं टैक्स से। हमें पता चला कि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग टैक्स चोरी कर लेते हैं। और मैं अपनी कौम को ये दूसरी चीज़ कहना चाहता हूँ। एक तो मैंने कानून की बालादस्ती की बात की। देखें, 22 करोड़ लोगों का 20 लाख लोग टैक्स दे के बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम दुनिया में तकरीबन सबसे कम टैक्स देते हैं, और अगर 20 लाख लोग ही सिर्फ टैक्स देंगे 22 करोड़ लोगों में, तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? आप कहना मेरे से चाहते हैं जी हर रोज़ की जी हमारे स्कूल नहीं, कई तो एक तो 70 साल के प्रॉब्लम ही कहते हैं कि इमरान खान एक दिन में हल कर दे जी, यूनिवर्सिटी नहीं चल रही, स्कूल नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, रेलवे का हाल देखें, वो फलानी का देखें। जब हम टैक्स ही नहीं देंगे तो मेरे पास पैसा किधर से आएगा मुल्क को ठीक करने के लिए? और अगर आप दुनिया में सबसे कम टैक्स देंगे तो ये समझते हैं कि हम तरक्की कर जाएंगे। तो कोशिश ये हो रही है कि इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट किया जाए, और मैं FBR की भी हम पूरी रिफॉर्म्स में लगे हुए हैं कि FBR के अंदर भी ऑटोमेशन आए। हमने वो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लेके आए हैं, क्योंकि कई लोग बड़ा सेल्स टैक्स चुराते थे, तो उसके लिए भी नई चीज़ें लेके आ रहे हैं। और बड़ी देर से कोशिश हो रही थी, अब ये चीज़ें हो रही हैं, इसलिए कि अंदर से FBR के वो होने नहीं देते थे, क्योंकि उनका भी पैसा बनता था, ऐसे लोग बैठे हुए थे। अब हम ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, और मैं ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी डॉक्यूमेंट हो, ताकि हमारी टैक्स कलेक्शन बढ़े। और हम उनके लोगों के भी पीछे जाने लगे हैं। मैं ये भी आपको कह दूं कि जो बड़े बड़े घरों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, और वो टैक्स ज़ीरो देते हैं, इनको मैं आज कहने लगा हूं कि हमारे पास अब सारी आपकी डिटेल्स आनी शुरू हो गई हैं, मेरे पास आनी शुरू हो गई डिटेल्स, और हम आपको एक दफ़ा मौका देंगे कि आप इस माशरे का हिस्सा हैं, इस माशरे के ऊपर सारी फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर अगर आप पकड़े जाएं टैक्स ना देते हुए, सीधा जेल में जाते हैं, कोई बेल नहीं है। हमने अभी तक क्यों बदकिस्मती से हमने टैक्स के ऊपर इस तरह की कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से आज ये हाल है कि हिंदुस्तान तकरीबन हमारे से दुगना टैक्स इकट्ठा करता है, यानी उनकी टैक्स GDP रेशो हमारे से दुगनी है। तो हमने अगर आगे बढ़ना है तो हर शहरी को टैक्स देना पड़ेगा, ताकि हम उनके टैक्स से अपने लोगों को गुर्बत से निकालें।
जी, खबरों की हेडलाइंस आप थोड़ी देर में देखिएगा। कुछ कॉलर्स हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अवाम के सवालात के जवाबात दे रहे हैं। उनका कहना था कि हम टैक्स अहदाफ को हासिल करने में कामयाब रहे हैं, हमारी मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। कि मैं अपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुखातिब हूँ और जनाब वाला 1 घंटे से मैं कॉल करने की कोशिश कर रहा था। आपकी शोहरत और आपकी माशाल्लाह मुमताज़ है, लेकिन मेरा आजाना सवाल ये है कि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में आप क्या ज़मानत दे सकते हैं, क्योंकि जिन्हें अदालतों ने करप्ट डिक्लेयर कर दिया था वो अब वापस आ रहे हैं। मेरी मुराद नवाज शरीफ और जरदारी साहिबान से है। और दूसरी बात यह है कि मुझे ऐसा एक शख्स जो तालीमी हक रखता है, तालीम का बुनियादी हक रखता है बच्चों के लिए, हम तो अपने बच्चों को बैरून ममालिक नहीं भेज सकते। तो महंगाई की वजह से खुदारा काबिल अमल हकीकी एजेंडे के बारे में हम आगाह कीजिए प्लीज। वज़ीर आज़म एक और कॉलर ले लेते, फिर इकट्ठा आप जवाब दे दीजिए। जी हमारे साथ हैं कौन? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी वज़ीर साहब पहले आप जवाब दे दें। देखिए मैं सबसे पहले तो इसमें कोई शक नहीं कि ये जो तालीम है हम उसके ऊपर हमने कभी भी इतना पैसा नहीं खर्च किया जो करना चाहिए था, और तालीम के बगैर तो कोई माशरा आगे बढ़ नहीं सकता। हम पूरी कोशिशें कर रहे हैं। हमने सबसे पहले तो पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा हमने अब निचले तबके को स्कॉलरशिप्स दी हैं हमारी, और वो मैं ख़ुद अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से अब ये सारी स्कॉलरशिप्स मैं इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर वो अनाउंस करूँगा। तकरीबन 60 लाख स्कॉलरशिप्स है, और ये मैं सारा सेंट्रलाइज कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि ये मेरिट पे दिए जाएंगी। और मकसद ही ये है कि वो जो हमारा तबका आला तालीम नहीं हासिल कर सकता उनके लिए स्कॉलरशिप्स दिए जाए। 47 अरब रुपया टोटल इन स्कॉलरशिप्स पे है जो हम खर्च कर रहे हैं। और हमने एक और काम किया, देखिए हमारे 3 सिस्टम चले गए तालीम के। एलीट के लिए वो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ सिस्टम था, जो थोड़े से लोगों के लिए उन्होंने अपनी नौकरी अपनी हिंदुस्तान पे हुकूमत करने के लिए जो इंग्लिश मीडियम एजुकेशन बनाया था वो ऊपर के अमीर लोगों के लिए है। उसके बाद है आम लोगों के लिए उर्दू मीडियम, और फिर एक दीनी मदरसे, एक और सिस्टम चल रहा है। कहीं भी दुनिया में 3 किस्म के सिलेबस एक मुल्क में नहीं चलते। लिहाजा हमने ये पहली दफ़ा बड़ी मुशावरत के बाद, और इसमें भी अभी हमें इसके इस्लाहत करते रहेंगे, इम्प्रूव करते रहेंगे, एक सिलेबस लेके आए हैं सारे मुल्क में क्लास 5 तक। ये बड़ी देर लगी है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ मुश्किल काम है क्योंकि 74 सालों में एक गलत सिस्टम फैल चुका है जिसमें आम आदमी को मौका ही नहीं है ऊपर आने का। तो हम उसको ठीक कर रहे हैं, पहले क्लास 5 से शुरू कर रहे हैं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जब तक एक हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं देंगे और दूसरा उनकी तरबियत नहीं करेंगे, उसके लिए हमने नबी की सीरत की क्लासें 8, 9 और 10 के अंदर हम ख़ास तौर पे सीरत की क्लासेस दे रहे हैं, यानी सिलेबस के तौर पे। मकसद एक ही है कि हम अपने बच्चों को बताना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी से सीखो जो हमें हुक्म है कुरान के अंदर। और अगर आपने एक बड़ा इंसान बनना है तो दुनिया में तो उनसे बड़ा इंसान आया ही नहीं, और इसलिए अल्लाह ने कहा कि उनकी ज़िंदगी से उनकी सुन्नत पे चलो। तो हम अपने बच्चों को ये एजुकेशन देना चाहते हैं सही माने में, यानी पूरी एजुकेशन देना चाहते हैं। वो साइंस पढ़े, टेक्नोलॉजी पढ़े, सब कुछ पढ़े, अंग्रेज़ी भी सीखे, लेकिन नबी की सीरत ज़रूर पढ़े। कोई किसी ज़बरदस्ती नहीं है दीन में, हमें नहीं पता कि वो कौन सीखता है या नहीं, लेकिन माशरा हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें कि बच्चों की कोशिश करें सही माने में तरबियत करने की। क्योंकि इस वक्त बहुत बड़ा हमारे बच्चों के ऊपर प्रेशर है, मोबाइल फ़ोन की वजह से बड़ी हमारे नहीं दुनिया के अंदर बड़े मसले आ रहे हैं। तो हमने ये सोचा था कि हम उनकी जितनी अच्छी तरबियत करेंगे, वो ये जो मसले उनके आ रहे हैं वो उनका मुकाबला ही तब करेंगे जब हम उनको सही तालीम दें। जी अगले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन सा आप बात कर रहे हैं और बात कीजिए। वज़ीर सलाम बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। मेरा इमरान खान साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि अपोजिशन इस वक्त प्लान कर रही है लॉन्ग मार्च का 23 मार्च को, तो इस हवाले से क्या है कि चीनी की सूरत हाल है मुल्क में, और इस हवाले से अवाम में भी एक किस्म की घबराहट जो है वो जा सकती है। तो हुकूमत का इस हवाले से क्या जो है इकदाम हैं और क्या प्लान इसके लिए हमने किया है,
और हमें अब गवर्नमेंट इस चीज पे परेशान है या नहीं, तो हम इसका क्या हल करेंगे? देखें, क्या नया काम करेंगे जो ये 3 साल से नहीं किया। 3 साल से लगे हुए हैं कि हम आ जा रहे हैं, तो कभी कोई बेरोजगार सियासतदान कहता है मैं गिरा दूंगा गवर्नमेंट, कभी कोई कुछ कहता है। अब गई जी गवर्नमेंट, कल गई, परसों गई, और ये पब्लिक को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, पब्लिक को एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने निकाला था, और अल्लाह का करम है कि जो पब्लिक निकली है वो मेरे साथ निकली है। कभी भी मीनार पाकिस्तान को किसी पार्टी ने 4 दफ़ा नहीं भरा। इन सारी 11 पार्टीज के गुलदस्ते ने पूरी कोशिश की मीनार पाकिस्तान नहीं भरा, 4 दफ़ा मीनार पाकिस्तान भरा। इससे क्या साबित होता है? पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है। वो अंग्रेजी में कहते हैं यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। आप समझते हैं कि जनाब आज जी महंगाई हो गई तो वो हो गया। हाँ महंगाई है, लोग तंग हैं, लेकिन आपके लिए नहीं निकलेंगे, क्योंकि आप निकल रहे हैं अपनी चोरी बचाने के लिए। कौम समझती है ये चीज़, इसलिए आप जितनी मर्जी कोशिश करें, कौम आपको चोरी बचाने नहीं देगी। कौम मेरे साथ क्यों निकली? क्योंकि मैं कौम की चोरी जो हुई थी वो बचाने के लिए निकला था, इसलिए मेरे साथ कौम निकलती थी। आप अपनी चोरी बचाने के लिए निकल रहे हैं कि मुझे ब्लैकमेल करेंगे कि जी इतने लोग सड़कों के ऊपर आगे जो अच्छा जी इमरान खान चला जाए। इमरान खान, वैसे मैं आपको एक और बात बता दूं, एक तो खैर आप जितना मर्जी पब्लिक निकलेंगे, ये मैं इस कौम को बेहतर जानता हूं आपसे कभी की, और ये इंशाल्लाह ये भी टर्म पूरे करेगी, अगली भी टर्म पूरी करेगी ये हमारी पार्टी, अगली टर्म भी। ये भी आज मैं आपको कह रहा हूं कि हम इतना मुश्किल वक्त से निकले हैं, किसी गवर्नमेंट को वो चैलेंजेस नहीं मिले जो हमें मिले। लेकिन मैं आपको एक और ज़रा एक खबरदार करना चाहता हूं, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया, मैं आपके लिए ज़्यादा खतरनाक हूं। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूं और तमाशे देख रहा होता हूं। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना, तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी, क्योंकि लोग आपको पहचान चुके हैं। और जो आपने इस मुल्क के साथ 30 सालों में किया है, 35 सालों में सबने मिलके, आप ये समझ जाएं कि ये जो लावा नीचे पक रहा है ये लोगों को सिर्फ आपकी तरफ दिखाना है, सड़कों पर निकलना है, और आप देखेंगे कि आप सारों को फिर कोई लंदन भाग रहा होगा और कोई वो आगे, बाकी लंदन भागे हुए बाकी भी उधर जा रहे होंगे। वो कहते हैं जी वो लंदन से आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। हम दुआ करते हैं किसी तरह वो वापस आ जाए। वो वापस नहीं आने लगा। उसको पैसे से प्यार है। जो पैसे की पूजा करता है वो कभी भी वो पैसे को गंवाना नहीं चाहता। वो वहां बैठा रहेगा। हाँ जी आज डील हो गई, कल डील हो गई, परसों डील हो गई, यहां से शोषे छोड़ता रहेगा कि पार्टी इंटैक्ट रहे। नहीं तो अगर उनको ये पता चल जाए कि इसने वापस नहीं आना, तो पार्टी तो आगे टूटने के लिए तैयार है। ये वो लोग हैं जिनका टाइम खत्म हो चुका है। मैं यहां फिर से आप सबके सामने कह रहा हूं कि इन लोगों का जो इन्होंने पाकिस्तान से किया है, ये समझ जाएं कि ये मुल्क उनको माफ नहीं करने लगा। जो आपने इस मुल्क को लूट के, कहीं दुनिया के अंदर ये है, मुझे कोई बनाना रिपब्लिक बता दे कि वहां इनकी हुकूमत होते हुए सारे बाहर भाग गए। मैं तो आया 2018 में, 2017 में सारे बाहर भाग गए। कोई कहीं ये सुना है कि 3 दफा प्राइम मिनिस्टर कहे जी कि मेरे बेटों से पाकिस्तान के शहरी नहीं, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में है जी, उनसे जाके पूछे, मुझे तो पता ही नहीं पैसा किधर से है। और वो जी वो तो पाकिस्तान के, वो कहते हैं हम शहरी नहीं है पाकिस्तान के। सारा टब्बर वहां बाहर भागा हुआ होता है। बड़े बड़े कोई पोलो खेल रहे हैं वहां जाके, जो कि रॉयल फैमिली नहीं इतना, बरतानिया की रॉयल फैमिली इतना पैसा नहीं खर्च कर सकती। कोई बेंटली में फिर रहा है, कोई रोल्स रॉयस में फिर रहा है। किधर से आया पैसा? और हाँ हम जी पाकिस्तान आएंगे। मैं तो इंतजार कर रहा हूं आप पाकिस्तान आए, प्लीज पाकिस्तान आ जाएं। वज़ीर आज़म साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो आज की नशस्त का अख्ताम करते हैं। आइंदा फिर आपसे मुलाकात होगी कौमी नशरियाती राब्ते से। अब हम इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह सबका हामी व नासिर।
आपका वज़ीर आज़म आपके साथ में वज़ीर आज़म इमरान खान शहरियों के सवालात के जवाबात दे रहे थे। उन्होंने कहा ये पार्टी को जोड़े रखने के लिए वापस आने का शोषा छोड़ा जाता है, सारा टब्बर बाहर फिर रहा है, कोई गोल्फ खेल रहा है, वापस आने की बातें करते हैं। मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप वापस आएँ, प्लीज़ वापस आ जाएँ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म कहता है मेरा बेटे पाकिस्तान के शहरी नहीं, इसलिए उनसे पूछा नहीं जा सकता। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये टर्म भी पूरे करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा मैं हुकूमत से बाहर निकल गया तो आपसे ज़्यादा ख़तरनाक हूँगा। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे सड़कों पर निकलते ही आप सब भागेंगे। अपोजिशन ऐसा कौन सा काम करेगी जो पिछले 3 साल में नहीं किया। जो लंदन भागा है वो कभी वापस नहीं आएगा क्योंकि उसे पैसे से प्यार है। हर थोड़े अरसे के बाद ये लॉन्ग मार्च की बात करते हैं। मैं सड़कों पर निकल आया तो आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी, वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को पैगाम देते हुए कहा।